कल आपको स्टार्ट किया था न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स जो थे वो आपको मैंने बता दिया था, सबका क्या क्या यूज होता है। फर्स्ट आपको बताया था फ्यूल एंड फिजल मटेरियल एंड मॉडरेटर, कंट्रोल रोड्स, मॉडरेटर होता है इसके अंदर, कंट्रोल रोड, एक फिजल मटेरियल तो होगा ही होगा, ठीक है। कंट्रोल रोड्स होती हैं, शील्ड, शील्ड से पहले आपका इसमें कूलेंट एंड शील्ड, ठीक है। चारों पार्ट्स मैंने आपको डिफाइन कर दिए थे कि इनका क्या यूज होता है। आज हम बात करेंगे वर्किंग, इसकी वर्किंग की बात करेंगे, वर्किंग ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो मैंने कल आपको भी इसका डायग्राम बना दिया था। जैसे ये होता है आपका कोर, जिसके अंदर ये हैं आपकी यूरेनियम रॉड्स जो आपकी सिचुएटेड होती हैं एट ए सम डिस्टेंस, है ना। और इसमें आपका होता है मॉडरेटर, ये है आपकी यूरेनियम रॉड्स, ये है आपका मॉडरेटर। मॉडरेटर आप यूज करते हैं, कौन कौन से मॉडरेटर यूज कर सकते हैं? D2O एंड ग्रेफाइट, ठीक है। मॉडरेटर क्या काम करता है? न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। और जो आपकी ये यूरेनियम रॉड्स होती हैं, इनके बीच में ये होती हैं आपकी कंट्रोल रोड्स, इनको बोलते हैं कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड्स किसकी मेड बाई? ये आपकी हो सकती हैं कैडमियम रोड्स हो सकती हैं, एंड ये हो सकती हैं आपकी कैडमियम एंड बोरोन रोड्स, ठीक है। बिकॉज कैडमियम एंड बोरोन जो होते हैं वो एक्सेसेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें? इसके बाद इनको यहाँ पर एक कूलेंट होता है, इस तरीके से कूलेंट होता है यहाँ पर, जहाँ पर आपकी कूलेंट क्या करता है? विस्फोट ना हो, क्योंकि जो फिजन होता है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिससे इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कूलेंट यूज किया जाता है। फॉर कूलेंट आप यूज कर सकते हैं CO2, हीलियम गैस, और भी कई जो मैंने आपको कल बताए थे। लास्ट है आपका शील्ड। शील्ड क्या होता है? शील्ड के अंदर इस कोर को, शील्ड के अंदर होती है इस कोर। शील्ड जो है आपकी कंक्रीट की बनी होती है, वॉल है ये एक कंक्रीट वॉल। इसको क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, जब उसका फिजन होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी के साथ साथ बहुत सारी इसमें से रेडियो एक्टिव रेज भी इमिट होती हैं। वो रेज जो है लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। इसीलिए एक इस पूरे इस एपरेटस को इस तरीके से रखा जाता है शील्ड के अंदर, जिससे कि आपकी जो हार्मफुल रेज हैं वो लिविंग बीइंग्स को इफेक्ट ना करे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग क्या है इसका? सबसे पहले तो न्यूक्लियर, फॉर द न्यूक्लियर फिजन अभी स्टार्ट किया। ये डायग्राम जो कल आपको बताया था वही है, और ये पार्ट्स जो मैं आपको कल डिफाइन कर चुकी हूँ, सबका यूज बता दिया आपको। उसके बाद वर्किंग में क्या होता है? फॉर द ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर सम न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द रिएक्टर टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या है, हम रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए न्यूट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन इसमें एंटर करवाते हैं। वो न्यूट्रॉन क्या करेगा? 1 यूरेनियम एटम का फिजन करेगा। उससे क्या होगा?
सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स इमिट होंगे, वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स अदर यूरेनियम एटम्स का फिजन करेंगे, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर जब अनकंट्रोल चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो उस अनकंट्रोल चेन रिएक्शन को रोकने के लिए एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन को क्या करवाना होगा, एब्जॉर्ब करवाना होगा। वो एब्जॉर्ब करती हैं ये कैडमियम रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स क्या करती हैं, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। साथ में ही क्या है, यहाँ पर मॉडरेटर भी यूज किया हुआ है कि सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स इस वाली यूरेनियम रॉड्स पर जब इंसिडेंट होंगे उससे पहले उनकी एनर्जी को मॉडरेटर क्या करता है, उनकी एनर्जी को इतना रखता है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि सफिशिएंट एनर्जी है फॉर द यूरेनियम 235 फिजन, ठीक है। तो मॉडरेटर क्या करता है, उनकी एक्सेस ऑफ वेलोसिटी को मेंटेन करता है, उनकी एनर्जी को इतना रखता है, और ये कंट्रोल रोड्स क्या करती हैं, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती हैं, जिससे कि रिएक्शन एक कंट्रोल वे में चलती रहे। उसके साथ में फिर जब फिजन लगातार होता जाता है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स भी जो है आपके यहाँ पर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक कंट्रोल रिएक्शन चलती रहती है। बट क्या है कि हर बार फिजन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी रिलीज होने से इस कोर के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो उस टेम्परेचर, यदि हम उस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर विस्फोट हो सकता है। इसके लिए कूलेंट यूज किया जाता है। कूलेंट क्या करता है, उसको ठंडा करता है, ठीक है। और शील्ड का मैंने आपको बता दिया कि जो रेडियो एक्टिव रेज इमिट होती हैं उनको ये बाहर नहीं आने देता, जिससे कि ये लिविंग बींग्स को इफेक्ट ना करे। तो वर्किंग में सेम यही है। ये तो यहाँ से जो हीट एनर्जी इमिट होती है, हीट एनर्जी एज अ वेपर is taken out, heat energy as a vapor is taken out by the circulating turbine, and it is used for producing इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। बाकी सब मैं आपको बता चुकी हूँ, वही आपको इनमें लिखना है, पार्ट्स में वही वर्किंग में लिखना है आपको, ठीक है। नोट्स हैं आपके पास? देखो वर्किंग एक बार मैं बोल देती हूँ क्योंकि पूरा थ्योरी लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। फॉर द ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर सम न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कोर and the fissile material start disintegrated by the neutrons. As a reaction start, fast moving neutrons are produced. These fast neutrons strike the moderator and slow down the velocity of neutrons and proceed to further fission. To maintain the number of neutrons or excess of neutrons, control rods are present. ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। And to maintain the number of neutron, control rods are inserted so that explosion in the fission, कहाँ से कहाँ हो गया ये, so the explosion in the nuclear reactor can be avoided by the coolant, and heat energy as a vapor is taken out by the circulating turbine and it is used for the producing electric power. तो न्यूक्लियर रिएक्टर से जो आपकी यहाँ से हीट इमर्ज होती है, उस हीट का ही टरबाइन में चला करके उसी का इलेक्ट्रिक पावर बनती है, ठीक है।
न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फिजन होता है, जो उससे एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से इस एनर्जी को, हीट एनर्जी को बाहर निकाला जाता है। उस हीट एनर्जी को ही एज अ वेपर यूज करके बाय द सर्कुलेटिंग टर्बाइन इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आप एक कंट्रोल चेन रिएक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं। अब आप बात करते हैं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन कहाँ होती है? फॉर एग्जांपल उसके लिए भी ले लेंगे हाइड्रोजन एटम में अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया आपका एग्जांपल ऑफ द कंट्रोल चेन रिएक्शन। पूरा थ्योरेटिकल है, ये बोरिंग हो जाता है। अब है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। Uncontrolled chain reaction, there is no control on the release in the fission. The reaction is uncontrolled within about a microsecond. Atom bomb works on this principle. Atom bomb works on this principle. That means इन एटम बॉम्ब में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। फॉर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा? एंड फॉर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कल आपको बताया था, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर K मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, कल आपको बताया ना K लेस देन 1 मतलब कि वहां पर न्यूट्रॉन्स क्या है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहे हैं, लास्ट में रिएक्शन जो है आपकी स्टॉप हो जाएगी। और यदि आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0 है, दैट मीन्स 1 है, दैट मीन्स क्या है, आपकी चेन रिएक्शन कंट्रोल है। और K इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, चेन रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाएगी। तो फॉर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर K इज ग्रेटर देन 1 एंड एटम बॉम्ब वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल एंड दिस रिएक्शन completed within about a second, and this reaction completed within about second, microseconds में ये रिएक्शन हो जाती है। This reaction complete within about microseconds। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एटम बॉम्ब। जिसके अंदर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है विद इन माइक्रोसेकेंड्स। ठीक है, तो इसका डायग्राम पहले तो उधर बना लेते हैं। इसमें सेंटर में होता है आपका न्यूट्रॉन सोर्स। ठीक है, न्यूट्रॉन सोर्स होता है और साथ में आपके होते हैं इसमें यूरेनियम पीसेस। इस तरीके से आपके यूरेनियम पीसेस होते हैं इसमें। ये हैं आपके यूरेनियम पीसेस। ठीक है, ये हैं आपके यूरेनियम पीसेस, साथ में होता है यहाँ पर ये जो है आपका, इसके पीछे यूरेनियम पीसेस के पीछे जो होता है वो होता है केमिकल एक्सप्लोसिव।
ठीक है। केमिकल एक्सप्लोसिव, सेंटर में होता है न्यूट्रॉन सोर्स, यूरेनियम 235 एंड केमिकल एक्सप्लोसिव्स। In the construction of atom bomb, 2 or more pieces of enriched uranium 235 and or plutonium U35 are used. In the construction of atom bomb, enriched uranium 235 और प्लूटोनियम U39 pieces are used। ठीक है, तो एनरिच्ड यूरेनियम 235 का मतलब क्या है कि वैसे जो आपका मैंने आपको बताया था यूरेनियम 238 जो होता है वो अर्थ पर सबसे ज्यादा है, ठीक है, बट हमें फिजन के लिए जो सबसे ज्यादा सही रहता है वो है यूरेनियम 235, क्योंकि इसके फिजन के लिए आपको न्यूट्रॉन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए और इसके लिए 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही सफिशिएंट है। तो इसीलिए 238 को एनरिच्ड किया जाता है 235 में। ठीक है, तो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम बॉम्ब enriched uranium 235 और प्लूटोनियम 239 पीसेस आर यूज्ड। ठीक है, तो ये आपके जो पीस है वो यूरेनियम के पीसेस हैं। ठीक है, सेंटर में होता है आपका न्यूट्रॉन सोर्स। ठीक है, न्यूट्रॉन सोर्स यूज किया जाता है। प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, यूज्ड एंड प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, कुछ कुछ डिस्टेंस पर ही है ये पीसेस, प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, और सेपरेटली इनको प्लेस्ड किया गया है एंड एनक्लोज इन अ वेरी टाइट मेटल कवर। ये आपका एक मेटल कवर है एंड एनक्लोज इन अ वेरी टाइट मेटल कवर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो रही है, गुड मॉर्निंग हो रही है क्या? अच्छा, enclosed in a very tight metal cover. A neutron source is placed at the center of mass pieces. A neutron source is placed at the center of यूरेनियम पीसेस। ठीक है, यूरेनियम के पीसेस के बिल्कुल सेंटर में क्या है आपका न्यूट्रॉन सोर्स प्रेजेंट होता है। और क्या होता है इसमें, and chemical explosives are fitted with the uranium pieces. Chemical explosives are fitted with the uranium pieces. Fitted with the uranium pieces. Chemical explosives are fitted with the uranium pieces in such a way that when they explode the pieces will join together tightly to form a single piece। ये पता है केमिकल एक्सप्लोसिव इस तरीके से इस पर फिट होते हैं जैसे ही इनमें एक्सप्लोजन होता है, ये जो केमिकल एक्सप्लोजन यूज किए जाते हैं एटम बॉम्ब में, जैसे ही एक्सप्लोजन होता है ये यूरेनियम के पीसेस जो हैं जॉइंट हो जाते हैं इन अ सिंगल पीस। ठीक है, ये चारों पीस क्या हो जाएंगे, एक जॉइंट होकर एक सिंगल पीस में फॉर्म कर लेंगे एंड देन द सिचुएशन लिखा है
मास ऑफ फिजल मटेरियल बिकम ग्रेटर। तो आपका जो फिजल मटेरियल है उसका मास क्या हो जाएगा, जब एक सिंगल पीस बन जाएगा तो वो एक ग्रेटर मास हो जाएगा उसका। एंड बॉम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्ट अ अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। यहाँ पर जो न्यूट्रॉन सोर्स है उससे न्यूट्रॉन्स इमिट होंगे और वो न्यूक्लियर फिजन होगा मटेरियल का, यूरेनियम 235 का। तो वहां पर क्या होगी, एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए कोई कंट्रोल रोड्स यूज नहीं की गई है, कोई भी मॉडरेटर यहाँ पर यूज नहीं किया है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगी, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। द मेटल कवर ऑफ द बॉम्ब इज टेकन वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये जो मेटल कवर होता है इसका वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसके अंदर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो रही है। फिर जब ट्रेमेंडस एनर्जी इसमें से रिलीज होगी, क्योंकि आपका देखो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो यूरेनियम एटम्स का क्या बोलते हैं, यूरेनियम एटम्स का क्या करेंगे, उनका डिसइंटीग्रेट करेंगे, वहां से सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स इमिट होते जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिजन बहुत ज्यादा होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। तो इस केस में अनकंट्रोल चेन रिएक्शन बाय द अनकंट्रोल चेन रिएक्शन uncontrolled chain reaction in the atom bomb, by the uncontrolled chain reaction in the atom bomb, tremendous energy या huge energy is released tremendous energy is released, ठीक है, by the uncontrolled chain reaction in the atom bomb, tremendous amount of energy is released. बस इतना ही है इसमें। अब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाता है, बस स्फोट हो जाएगा, बस और क्या है इसमें। देना बुक, उसमें और कुछ है, इतना ही है वर्किंग में। अब हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर द कैलकुलेशन द एनर्जी रिलीज बाय द एटम बॉम्ब। ठीक है, अब उसका कैलकुलेशन करेंगे कि कितनी एनर्जी इस एटम बॉम्ब में रिलीज होती है। उसके लिए एनर्जी रिलीज किस पर डिपेंड करेगी, न्यूक्लियर फिजन पर। और न्यूक्लियर फिजन किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट कितना आपने इसमें यूरेनियम यूज किया है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं कि टोटल इसमें 1 kg यूरेनियम आपने यूज किया है। ठीक है, वो कहाँ है, चौक कहाँ रख दी मैंने, चौक कहाँ रख दी, calculation for the energy released in nuclear fission, calculation for the energy released in nuclear fission। ठीक है, अब हम let us consider in the atom bomb, for example कहाँ पे लिखते हैं, let us consider in the atom bomb 1 kg यूरेनियम इज यूज्ड। ठीक है, आपने 1 kg यूरेनियम यूज किया है, तो 1 kg यूरेनियम में आपके यूरेनियम के एटम कितने हैं। ठीक है, तो क्योंकि एटम्स का ही तो फिजन होगा, तो 1 kg यूरेनियम के अंदर कितने एटम है, टोटल एटम इन 1 kg यूरेनियम
टोटल एटम इन 1 kg यूरेनियम। उसके लिए क्या करेंगे आप 6.02 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाई 1 kg, मतलब 235 होता है ना 1 kg में। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे 2.56। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.56 इंटू 10⁻24 आ जाएगा। तो आपके टोटल 1 kg यूरेनियम में इतने यूरेनियम एटम्स हैं 2.56 इंटू 10⁻24। तो इतने यूरेनियम एटम्स का फिजन करेंगे, इतने ही न्यूट्रॉन चाहिए आपको। ठीक है, फॉर द न्यूक्लियर फिजन ऑफ 2.56 into 10⁻24 atoms, 2.56 into 10⁻24 neutrons, 2.54 into 10⁻24 neutrons are required। इतने ही आपको न्यूट्रॉन्स चाहिए सबका फिजन करने के लिए। आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब देखिए आपका एक यूरेनियम एटम का फिजन होने पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। एक यूरेनियम का जो फिजन होता है आपका यूरेनियम 235, उसके लिए आपको एक न्यूट्रॉन की जरूरत है एक एटम के फिजन के लिए। तो यहाँ पर जो बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं आपके, साथ में 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है बाय द फिजन ऑफ 1 यूरेनियम एटम। अब आपके यूरेनियम एटम इतने हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं। ठीक है, टोटल एनर्जी रिलीज बाय द फिजन ऑफ 2.56 into 10⁻24 यूरेनियम एटम्स। तो एक यूरेनियम एटम का फिजन होने पर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने यूरेनियम एटम्स का फिजन होने पर सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं लिख सकती हूँ 200 इंटू 10⁻6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2.56 इंटू 10⁻24। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कुछ आता है, वो आता है आपका जूल में आएगा 8.27 इंटू 10⁻13, 8.27 इंटू 10⁻13 जूल। ठीक है, क्या बड़ा होगा, ब्लास्ट कितना होगा, हाँ मृत्यु तो जाएगा पूरा तो नहीं, एक बॉम्ब से इतना तो नहीं होता, बट वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके वो कांटेक्ट में, मतलब एक खुला एरिया है तो वहां वो वहीं की वहीं रह जाएगा, समझ रहे हैं। और जैसे होता है ना कि जैसे आग एक रूम में लगती है, अब इसमें सिलेंडर रखा होगा तो और भी बढ़ सकती है ना, तो खुले एरिया में तो वो कम जगह में होगा, और जो ज्यादा कंजर्वेटिव एरिया होगा तो वहां पर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा ना। है कहाँ मिलेगा, मैंने तो खरीदा नहीं है। आपने रिजॉइन किया है कि नहीं, करवा दिया रिजॉइन नहीं, हाँ रिजॉइन करो।